दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के औचित्य को खारिज करते हुए देश के मतदाताओं का अपमान करते हुए ऐलान कर दिया कि 2024 में भी 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हैसियत से लाल किले से देश को संबोधित करेगा। कैसे संभव हो सकता है? इसके पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं। एक, जो हमारे देश में कुछ मित्र सवाल उठाते हैं ईवीएम की सेटिंग का, और दूसरा जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव अधिकारियों के चयन से अलग करने का षड्यंत्र है। तो हमको लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी देश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के उन्हें चुनाव आयोग के चयन से अलग करके और अपने चहेते मंत्री को सारे ईवीएम में और तोता की तरह चुनाव अधिकारियों का चयन करके इसका कॉकलेट बना करके यह ऐलान इसलिए किया गया है क्या? मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, इसका संज्ञान लेना चाहिए देश के सुप्रीम कोर्ट को और देश के एक एक मतदाताओं को। यह अपमान किया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी बताए कि वह कौन सा जादू है नरेंद्र मोदी के पास, जो नरेंद्र मोदी ये ऐलान कर रहा है कि देश के मतदाता नरेंद्र मोदी को ही चुनाव में जिताने वाले हैं। और तीन बड़ी बातें नरेंद्र मोदी ने कही। हमारे देश में अभिशाप बताया गया है परिवारवाद को, और मैं बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पीयूष गोयल, वेद प्रकाश का बेटा हर वेद प्रकाश केंद्रीय राज्य मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। बिल्कुल सही कहा नरेंद्र मोदी ने कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के वारिस इस देश में घुन की तरह है, जिस तरीके से पीयूष गोयल की तरफ इशारा किया गया है। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान, जो डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के पुत्र है, भाजपा के पूर्व सांसद, ये वंशवेला है, यह है परिवारवाद, केंद्र में मंत्री है। मैं दूसरा जिक्र कर रहा हूं, दो केंद्रीय मंत्री जिनमें आपने कई बार नाम भी सुने होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो विजय राजे सिंधिया का पोता है, और वह माधवराव सिंधिया का पुत्र है। इसे कहते हैं वंश के, क्या कहते हैं, परिवारवाद। ये भी गुण की तरह है। कांग्रेस से चुनकर किस तरीके से पैसे का खेल हुआ या ईडी फीडी के डर था। ये कर्नाटक का मुख्यमंत्री जो बनाया गया था बसवराज बोम्मई, उसके पिता भी एसआर बोम्मई कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में एक लंबी सूची भारत में उन लोगों की जो देश के आजादी के खिलाफ थे, उनके भी परिवारवाद में देश के अंदर 90 राजनेता देश भर में है। ये मैंने 4 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये आपके सामने है। एक राज्य का मुख्यमंत्री परिवारवाद का और 3 केंद्र में मंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी माधवराव सिंधिया का संतान के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मानते क्या? ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि परिवारवाद पर सवाल किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को सोचना चाहिए कि आपको वो माधवराव सिंधिया का पुत्र अगर मानते हैं तो फिर परिवारवाद क्यों नहीं होगा? पीयूष गोयल को अगर वेद प्रकाश गोयल का संतान नहीं मानते हैं तो पीयूष गोयल को सवाल उठाना चाहिए, और अगर मानते हैं तो फिर ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है मोदी जी? धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के पुत्र अगर मोदी नहीं मानते हैं तो फिर ये बड़ा सवाल है, और मानते हैं तो ये परिवारवाद है कि नहीं है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं भ्रष्टाचार को लेकर के। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार में 80 नंबर है हमारा, 80 नंबर ईमानदारी पर, उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर बेईमानी में 3 नंबर, 80वें पायदान में है भारत। ये रिपोर्ट है पिछले 9 साल की, और ये रिपोर्ट है जो अभी लाल किले से ऐलान किया गया। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक मैं जिक्र करना चाहता हूं भ्रष्टाचार का। और बहुत गाल बजाए जा रहे हैं जीएसटी के विषय में। जो भारत का टैक्स है 64% हिस्सेदारी देश के सबसे गरीब
50% आबादी से देश की 64% हिस्सेदारी टैक्स से वसूली जा रही है, तब सवाल उठाते हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई भी अर्थशास्त्री बैठे, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो टोटल रेवेन्यू इकट्ठा होता है उनमें 50% लोगों से 64% टैक्स कैसे लिया जा रहा है। दही पे टैक्स, चावल पे टैक्स, आटे पे टैक्स, पेन पे टैक्स, पेंसिल पे टैक्स, दवा पर टैक्स, बेड, हॉस्पिटल के बेड पर टैक्स। और मुझे तो लगता है कई लोग कह रहे थे नरेंद्र मोदी के आने से पहले शौचालय पर टैक्स नहीं था, 1 रुपए 2 रुपए था सुलभ का रेट, वह 1 रुपए 2 रुपए की बजाय 2 रुपए और 5 रुपए कर दिया गया। हमको तो लगता है कि उसमें भी हगने मूतने में भी मोदी टैक्स हुआ। जो लोग सुलभ शौचालय इस्तेमाल करते होंगे उन लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं मेट्रो में सफर करता हूं, पहले 1 रुपए देना पड़ता था, 2 रुपए देना पड़ता है और महिलाओं को 5 रुपए देना पड़ता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। 40% अगली आबादी जो देश में मध्यम वर्ग की है उनको 33% टैक्स अदा करना पड़ता है। 64 और 33 आप समझ रहे हैं, और ये हो गया 97% टैक्स। और भारत के जो 10% धनवान हैं उनको टैक्स कितना देना पड़ता है? मात्र 3%। कितना धन है भारत के 166 लोगों के पास? इतना धन पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। जितना धन 70 करोड़ आबादी के पास देश में है उतना धन मात्र 166 लोगों की झोली में भर दिया है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? पूछो नरेंद्र मोदी से, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि देश के सबसे गरीब निर्धन लोगों से 64% टैक्स वसूला जा रहा है और फिर गाल बजाते हैं, कहते हैं हम 5 किलो राशन फ्री भी दे रहे हैं। मैं हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद का जिक्र करना चाहता हूं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में आप सब लोगों ने देखा था कि किस तरीके से शेयर बाजार में 163 पेज की इस्तीफे की रिपोर्ट भेजी है। अडानी के बंदरगाह में ऑडिटर के तौर पर डेलाटर ने इस्तीफा दे दिया और 163 पेज की रिपोर्ट इस्तीफे के रूप में जो भेजी गई है शेयर बाजार में, उसका कारण क्या है? हिडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या था? शेयरों की कीमत में हेराफेरी का आरोप, पूरी पड़ताल थी, खातों में धोखाधड़ी का मामला था और फर्जी कंपनियों के जरिए धन गुपचुप लेन देन का आरोप था। और ऑडिटर ने उस हेराफेरी को पकड़ लिया तो अडानी नहीं मानता है, और अडानी जब नहीं मानता है तो ऑडिटर ने 163 पेज का इस्तीफा दिया है। और उसी हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ कि भारत में भले ही 20 जवानों की हत्या के बाद चीन के ऐप्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन आपको बताता हूं 63 अरब अमेरिकी डॉलर इसके अडानी के कंपनी में लगाने वाला चांग चुंग लिंग चीन का नागरिक है। तो मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार ही नहीं, देश के साथ गद्दारी भी है, क्योंकि चीन का 63 अरब अमेरिकी डॉलर अडानी की कंपनी में लगाने वाला नरेंद्र मोदी का यार है, और नरेंद्र मोदी ने उसे बंदरगाह दे दिए और बंदरगाहों की ऑडिटिंग करने में हेरा फेरी हो रही है। ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? नरेंद्र मोदी मुंह खोले। और नरेंद्र मोदी ने कानून ला रहे हैं, झूठ बोलने वाले को 3 साल की जेल हो जाएगी। मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी, अगर भूपेंद्र रावत झूठ बोल रहा है तो ये दिल्ली में मैं हूं, आपका थाना, आपके पुलिस, आपका कानून है, जरा गिरफ्तार करके मुझे दिखा दो, सिद्ध कर दो कि मेरा आरोप झूठा है। और तब इस 63 अरब अमेरिकी डॉलर में जो मैं अनुमानित हिसाब लगाता हूं 50 खरब रुपए अकेले चीनी नागरिक के अडानी की कंपनी में निवेश हो रखे हैं। और मैं भ्रष्टाचार का एक और जिक्र आपको बताता हूं। 15 अगस्त 2021 को तालिबान की सरकार बनती अफगानिस्तान में, और 16 सितंबर को अडानी के पोर्ट में, मुद्रा पोर्ट गुजरात में 21,000 करोड़ की 3,000 ड्रग्स, 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी जाती है। जरा सोचिए आप, ये पार्ट ऑफ भ्रष्टाचार नहीं है? छोटा सा आरोप लगने पर आपने नूह में बिना जांच पड़ताल के अवैध तरीके से नूह के गरीबों के घर
और उनकी रोजी रोटी के ठिकाने ध्वस्त कर दिए। पर क्या बुलडोजर नहीं है मोदी तुम्हारे पास? नहीं है मुद्रा पोर्ट पे ले जाने के लिए बुलडोजर? तो हम बुलडोजर भी देते हैं, उसको पहुंचाने की व्यवस्था भी करते हैं, है? और मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, आज की तारीख में मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा स्मगलिंग का जरिया और अड्डा बन चुका है। पूरे भारत के अंदर जो चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, हीरोइन सप्लाई हो रही है, वह सारी की सारी मुद्रा पोर्ट के माध्यम से, तालिबानियों के माध्यम से और आईएसआई के एजेंटों के माध्यम से, संघ के एजेंटों के माध्यम से अदानी की एयरपोर्ट से पूरे भारत में सप्लाई की जा रही है। ये उदाहरण दिया मैंने 21,000 करोड़ का, आंकड़े बहुत लंबे हैं। और तब मैं ये भी सवाल करना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में चुनाव आयोग को तोता बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदली करके मुख्य न्यायाधीश को अलग करने का ये क्या पार्ट ऑफ करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है? जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, एनआई, एनसीबी, सबके जो छापेमारी हो रही है अपनी इच्छा पर, जिसको चाहो छापा डलवा दो, जिसको चाहो उठवा दो, जिसको चाहो बदनाम करा दो, कि ये भ्रष्टाचार नहीं है? नरेंद्र मोदी ने कहा, ये मैंने छोटा छोटा दिया, बड़े बड़े भ्रष्टाचार भी हैं। क्या नीरव मोदी को भगाना, विजय माल्या को भगाना, ललित मोदी को भगाना, अपने चहेते अरबी अदानी के समधी को भगाना, ये भ्रष्टाचार नहीं है मोदी? तो और क्या है? हमारा पैसा ताली बजाकर बैंकों में, और बैंकों से पैसा दे देते हैं आप ललित मोदी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या को और अदानी के समधी को, और उनको एयरपोर्ट से 9-11 कर देते हैं। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? तुष्टीकरण की बात मोदी ने की, बिल्कुल हम कह रहे हैं तुष्टीकरण हो रहा है। आप क्या ये तुष्टीकरण नहीं होगा कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश में आपको और हमको सबको समझना चाहिए कि किस तरीके से 2017 में, मैं जिक्र कर रहा हूं उन्नाव का, भाजपा के विधायक ने नाबालिग 17 साल की लड़की से बलात्कार किया। भाजपा की सरकार थी, उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ये तुष्टीकरण का मामला है, यही है तुष्टीकरण। और तब उस लड़की को आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा भाजपा के मुख्यमंत्री योगी के दहलीज पर। तब एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन उसकी सजा आप सब लोगों ने देखी। किस तरीके से उस लड़की के गाड़ी जिसमें बैठी थी, गाड़ी से कुचला गया, जिसमें उसकी मौसी और चाची की हत्या हो गई। वकील और वह लड़की मरणासन है। तो क्या तुष्टीकरण की नीति नहीं है? इन सब के बावजूद भी भाजपा ने उस एमएलए को अपने उससे नहीं हटाया था। किससे? पद से। 8 साल की 2018 का मैं जिक्र कर रहा हूं, 8 साल की मासूम गुजरों की लड़की जम्मू का मैं जिक्र कर रहा हूं। उस लड़की का अपहरण करके और अपहरण करने के बाद मंदिर में बंधक बना करके भूखे प्यासे जिन लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसके शारीरिक शोषण किया, क्योंकि कई बार बैन लगता है शब्दों पर। उस शारीरिक शोषण के बाद जब वो भूखी प्यासी तड़पती ही मर गई, तो उनको बचाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार में मंत्री भाजपा के तिरंगा लेके सड़क पर उतरे। यह है तुष्टीकरण की नीति। यह तुष्टीकरण की नीति है कि 2019 में इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री राम मंदिर निर्माण की अगुवाई करने वाले संत चिन्मयानंद पर उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की ने यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक खटखटाई थी। और उस लड़की को, गरीब को, बामन की लड़की को विवश किया गया मुकदमा वापस लेने के लिए, चिन्मयानंद को बचाने के लिए। यह है तुष्टीकरण की रणनीति। यह है तुष्टीकरण की रणनीति कि अभी रामनवमी से पहले तो पीएसी के जवानों ने 22 मुसलमानों का घेर कर गोलियों से नरसंहार कर दिया था। 1987 का मैं जिक्र कर रहा हूं। उनको रामनवमी से पहले रिहा कर देना, उन पुलिस कर्मियों को। यह है तुष्टीकरण की नीति कि 2002 में दंगों में, गुजरात का मैं कलोल का जिक्र कर रहा हूं, जहां 11 लोग मुसलमानों को जिंदा जलाया गया था, उन्हें रामनवमी से पहले रिहा करके, रामनवमी से पहले तलवारें बांट करके क्या संदेश आपने दिया? आपने संदेश दिया कि दंगाई, बलात्कारी, हत्यारों को हम रिहा करते हैं, हमारी सरकार संघियों की सरकार है। यह है तुष्टीकरण की नीति। इससे बड़ा तुष्टीकरण का और कोई उदाहरण मालेगांव बम धमाके में मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। 6 लोगों की जान चली गई थी और 101 लोग घायल हो गए थे। और 2008 का जिक्र कर रहा हूं। और प्रज्ञा ठाकुर, जिसकी मोटरसाइकिल में बम रखा गया था, वहां पर धमाका करने के लिए उसको
जमानत पर सांसद बना दिया। ये है तुष्टीकरण की नीति। दिल्ली में दंगा फैलाने के लिए जो भाजपाई नेता अनुराग ठाकुर, सांसद परवेज वर्मा, अभय वर्मा और कपिल मिश्रा, जिन पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज डॉक्टर एस मुरलीधर ने तब मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिया था, देर रात को जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस का ट्रांसफर कर दिया गया। इनको बचाने के लिए ये है तुष्टीकरण की नीति। नूह में बगैर कोर्ट कार्रवाई के, बगैर अदालती आदेश के, बगैर नोटिस के नूह में सैकड़ों लोगों की दुकानें और घर बुलडोज कर दी गई। यह है तुष्टीकरण की नीति। और तब मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप सब लोगों से कि तुष्टीकरण करने वाले संघी भाजपाई, भ्रष्टाचारी ये भाजपाई, परिवारवादी भाजपाई, और हमारे देश के अंदर एक और बात नरेंद्र मोदी ने की, बड़ी बात कहा, पहले भाई और बहनों, अब कहा पूरा परिवार मेरा है। तो नरेंद्र मोदी, हम जानना चाहते हैं कि मणिपुर में जिस सूबेदार की पत्नी को नंगा करके घुमाया गया, बलात्कार किया गया, वहां तुम्हारे परिवार के सदस्य है कि नहीं? जिस आदिवासी लड़की 21 साल की, उसकी हिफाजत के लिए उसका पिता और भाई आया था, उनकी हत्या कर दी गई, वो तुम्हारा, और उसको नंगा करके घुमाया गया, बलात्कार किया गया, वो तुम्हारे परिवार के सदस्य है कि नहीं? बिल्किस बानो, जिसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए, गैंग रेप किया, वो तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? किरण नेगी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसके हत्यारों को बाइज्जत तुमने बरी करा दिया, वो तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? मैं जरा जानना चाहता हूं, जो पहलवान बेटियां आज भी यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं, वो तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? अंकिता भंडारी, जो भाजपा के मंत्री के रिसोर्ट में जिसकी हत्या कर दी गई देह व्यापार में न शामिल होने पर, वो तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? ये नूह में जिनके घर और दुकानें खत्म कर दी गई, वो तुम्हारे परिवार के हैं कि नहीं? जिन 5-6 लोगों की जान चली गई, ये तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं कि नहीं? है तो मिस्टर मोदी, बताओ तुमने कब अफसोस व्यक्त किया, कब तुमने कार्रवाई की पहलवान बेटियों की शिकायत पर? कहा तुमने सूबेदार की पत्नी को नग्न बलात्कार की पीड़िता की शिकायत की? कहा क्या कार्रवाई की तुमने नूह के पीड़ितों के लिए, बिल्किस बानो के लिए, अंकिता भंडारी के लिए, किरण नेगी के लिए, और उन 9 की वह बेटी जो आज भी मरणासन है, वो तुम्हारे देश की, तुम्हारे परिवार की बेटी है कि नहीं? और उसी उन्नाव में एक और 12 साल की बेटी ने बच्चे को जना। मोदी, खेलने कूदने के दिन में भाजपा के राज में 12 साल की बच्चियां बेटी जन रही हैं, क्या वो तुम्हारी बेटी है कि नहीं? ये सवाल देशवासियों को करना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहता हूं, देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए देश को उठ खड़ा होना चाहिए। ये देश में चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संस्थान को तोता बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को अलग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।